बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। प्रीवियस लेक्चर में कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने बेसिक्स देखी थी, यानी कि उसके कंपोनेंट्स को देखा था। तो आज हम उन्हीं कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने जैसे कि पिछले अपने लेक्चर में लास्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो था रिसेप्टर्स का, न्यूरॉन्स का और इफेक्टर्स का, जो कि मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, जिसकी वजह से नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम मीन्स कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जिनकी वजह से होती है उनकी बात कर रहे हैं। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कोऑर्डिनेशन में, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो रिसेप्टर्स का आपने बताया था कि ये सेल्स या ऑर्गन्स होते हैं, तो जो भी चेंज आएगा उसको रिसीव किसने करना है? उसको रिसीव करना है रिसेप्टर्स ने। ठीक है, रिसेप्टर्स ने उस स्टिमुलाई को, उस चेंज को रिसीव करके न्यूरॉन्स के जरिए हमारे मेन सेंटर तक लेके जाना है, दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ से वो इम्पल्स जो है डिफरेंट न्यूरॉन्स की हेल्प से ही इफेक्टर्स तक ट्रांसमिट की जाती है, जहाँ पे फिर रिस्पॉन्स या एक्शन जो है वो जनरेट होता है। तो इसी चीज़ को, इन्हीं तीन बेसिक कंपोनेंट्स को या नर्वस कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम के एलिमेंट्स को आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या चीज़ है? रिसेप्टर्स इंटरनल इन्वायरमेंट हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, इन दोनों में से किसी भी इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आ रहा है, उस चेंज को डिटेक्ट करने का काम जो है वो रिसेप्टर्स करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये सेल भी हो सकते हैं, ये न्यूरॉन की एंडिंग्स भी हो सकती हैं, ये कोई ऑर्गन भी हो सकता है, और ये न्यूरॉन फाइबर्स हैं या इनकी सेल बॉडीज़ हैं, ये किसी भी वजह से एक्साइट हो सकती हैं, क्योंकि इनको इम्पल्स या मैसेज जो है वो मिल रहा है, यानी कि वो चेंज को डिटेक्ट कर सकती हैं। कोई इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है, कोई मैकेनिकल चेंज भी हो सकता है, कोई केमिकल चेंज भी हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज भी एक स्टिमुलस है, इवन लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा या कम हो तो वो भी एक स्टिमुलस है। तो न्यूरॉन फाइबर्स सेल बॉडीज़ हैं, वो किसी भी स्टिमुलस की वजह से, इसमें से किसी भी स्टिमुलाई की वजह से एक्साइट हो सकती हैं। रिसेप्टर्स उसी चेंज को डिटेक्ट करते हैं। तो हम डिफरेंट स्टिमुलस की बेस पे, हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई की बेस पे रिसेप्टर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। टोटल आपकी बुक पे बेटा 5 इसके टाइप्स दी गई हैं, कहने की क्लासिफिकेशन दी गई है। आपने इसको शॉर्ट MCQs और लॉन्ग के लिए अच्छी तरह से तैयार करना है। रिसेप्टर्स ओवरऑल आप बेटा लॉन्ग के लिए तैयार करोगे, क्योंकि इसमें से आपको लॉन्ग आ सकता है। बस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो रिसेप्टर्स पे डिटेल नोट के लिहाज से आया है या आपको जस्ट उसकी क्लासिफिकेशन की बेस पे पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कीमो रिसेप्टर्स। कीमो का जनरल मीनिंग आपको पता है, इट मीन्स केमिकल। तो वो रिसेप्टर्स जो केमिकल कंडीशंस वो में चेंजेस आती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, उनको हम कीमो रिसेप्टर्स कहेंगे। जैसे स्मेल चेंज हो रही है, स्मेल में चेंजेस आ रही हैं, हमारे टेस्ट बड्स के लिहाज से टेस्ट में चेंज आ रहा है, उसको कीमो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे। हमारे ब्लड में, यानी कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन चेंज हो रही है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन चेंज हो रही है, तो उसको कीमो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा या कम हो रहा है, उसको कीमो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। किसी भी तरह के अमाइनो एसिड्स हैं या फैटी एसिड्स हैं, उनकी कंसनट्रेशन अगर ब्लड में चेंज हो रही है तो उसको भी कीमो रिसेप्टर्स ही डिटेक्ट करते हैं। यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट में पानी का ज़्यादा होना, कम होना, ग्लूकोज का ज़्यादा होना या कम होना, या किसी भी गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, इसका कम या ज़्यादा होना होने के जो कहने की वजूहत होती है, उसकी बेस पर अगर हम बात करें तो ये चेंजेस यहाँ पे आ रही हैं, जिन भी वजूहत की वजह से आ रही हैं, इन चेंजेस को कौन डिटेक्ट करेगा? कीमो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे। दीज आर द बेसिकली रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट और विच आर लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। इन हाइपोथैलेमस क्या है? ब्रेन का पार्ट है। सेकेंड है मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो टच स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। ये फ्री नर्व एंडिंग्स भी हो सकती हैं, एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स भी हो सकती हैं, स्ट्रे एंडिंग्स भी हो सकती हैं। बेसिकली नर्व या न्यूरॉन की एंडिंग्स हैं ये। और ये प्रेशर स्टिमुलाई को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, हीरिंग स्टिमुलाई और इक्विलिब्रियम स्टिमुलाई को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्डली है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो मतलब लाइट, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, यानी कि लाइट ज़्यादा हो रही, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, अब ये लाइट की प्रेजेंस को हम कैसे ट्रैक करते हैं? हमारे आई सेल्स ट्रैक करते हैं। इट मीन्स वो फोटो रिसेप्टर्स जो होंगे वो आई रॉड्स या आई के कॉन्स में मौजूद होंगे, जो लाइट में जो चेंज आ रहा है, जो कि बेसिकली एक स्टिमुलस है, उसको डिटेक्ट करेंगे और फिर उसको रिस्पॉन्स करने के लिए उस चेंज को डिटेक्ट करने के बाद इम्पल्स की फॉर्म में आगे भेजेंगे। नेक्स्ट वन इज थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो मीन्स हीट, टेम्परेचर जिसको आप कहते हो। तो वो रिसेप्टर्स जो हाई टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को या कोल्ड और वार्मथ को डिटेक्ट करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए डिटेक्ट करेंगे, वो रिसेप्टर्स को थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। दीज आर बेसिकली फ्री नर्व एंडिंग्स जो आपकी बॉडी में कहीं पे भी प्रेजेंट होती हैं।
उसके बाद नोसिसेप्टर्स क्या होते हैं, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स, न्यूरॉन की एंडिंग्स हैं लेकिन अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। इनका मेन काम क्या होता है, नोसी का मतलब होता है पेन, ठीक है, तो ये पेन का जो सेंसेशन है या दर्द का जो एहसास होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मोडिलिटीज़ ऑफ सेंसेशन पे। जहाँ पे रिसेप्टर्स की बेटा आपके पास क्लासिफिकेशन गिवन है, उसी के नीचे पैराग्राफ गिवन है, इसमें एक येलो बॉक्स भी दिया गया है, पेज नंबर 58 पे आपने वो येलो बॉक्स भी करना है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है उसमें से, शॉर्ट भी कुछ पूछा जा सकता है कॉन्सेप्शन, तो वो ज़रूर याद कीजिएगा। हमारे अंदर या कहने के जितने भी एनिमल्स हैं डिफरेंट सेंसेस को फील कर सकते हैं, हम भी डिफरेंट सेंसेस को एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं। यानी कि आप कह रहे हो कि प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन जितनी भी हैं हम हर उस टाइप को सेंस करते हैं, फील करते हैं। यानी कि टच है, पेन है, साइट है, किसी की आवाज़ सुननी हो, साउंड है, वो आप सुन सकते हो। जैसे राइट नाउ आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, इसको हम मोडिलिटीज़ ऑफ सेंसेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट सेंसेस हैं, हम डिफरेंट सेंसेस के दरमियान में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। हम तो हर तरह की सेंस को फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, लेकिन इनको इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है। जितनी भी डिफरेंट सेंसेस 5 हैं या 5 से ज़्यादा हैं या कम है, इन डिफरेंट सेंसेस वो इन डिफरेंट सेंसेस में डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर जो क्वेश्चन मोडिलिटीज़ ऑफ सेंसेशन में बनता है वो ये है। आपको ये क्वेश्चन भी बेटा शॉर्ट में आ सकता है, इसको भी शॉर्ट के लिए तैयार करना है आपने, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा कि हमारी बॉडी में जितने भी नर्व या नर्व ट्रैक्ट्स मौजूद हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी कि जो भी इम्पल्स मिलती है, जो भी मैसेज मिलता है, वो पहले ब्रेन तक जाता है और फिर ब्रेन से आगे मैसेज कन्वे किया जाता है कि किस चीज़ ने, कौन से इफेक्टर ने एक्ट करना है या रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो जितने भी नर्व ट्रैक्ट्स हैं या नर्व्स हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट होती है। जितने भी नर्व है, हर नर्व ट्रैक का एक स्पेसिफिक पॉइंट है सीएनएस पे, ठीक है। इट मीन्स कि जो टाइप ऑफ सेंसेशन है इट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द पॉइंट इन द नर्वस सिस्टम, जहाँ पे जोन सी नर्व ट्रैक उस फाइबर से आगे ट्रांसमिट हो रही है या उस फाइबर के जरिए जो मैसेज आगे कन्वे किया जा रहा है, या नर्व ट्रैक जिस पॉइंट पे जाके रुक रही है, टर्मिनेट हो रही है, वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि सेंसेशन कौन सी है। क्यों, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हर नर्व ट्रैक का एक स्पेसिफिक पॉइंट है। जैसे आपकी बुक पे एग्जांपल दी गई है टच स्टिमुलस की और फाइबर्स की जो आई रेटिना से निकलते हैं, ठीक है। टच स्टिमुलस के लिए जो नर्व इम्पल्स है या जो नर्व है वो जो इम्पल्स कैरी करके लेके जाएगी, वो इम्पल्स कहाँ तक वो नर्व लेके जाएगी, ब्रेन के टच पोर्शन या टच एरिया तक, वो किसी और एरिया में नहीं लेके जाएगी। क्यों, क्योंकि वो इम्पल्स जिस नर्व के ज़रिए आ रही है वो नर्व यहाँ पे आके रुकती है, ठीक है। उसी तरह से आइज़ में जो फाइबर्स या नर्व न्यूरॉन या नर्व फाइबर्स जो वहाँ से रिलीज़ होती हैं वो ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स पे जाकर टर्मिनेट करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई से जो भी चीज़ देखी जा रही है, जिस भी लाइट इंटेंसिटी को आप डिटेक्ट कर रहे हो, जो भी चेंज को आप डिटेक्ट कर रहे हो, वो आपके ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में जाके स्टॉप होगा, वहाँ पे जाके टर्मिनेट होगा और फिर वहाँ से ब्रेन ने आगे मैसेज कन्वे करना है या जो भी आपके सामने चीज़ बनती है, नज़र आती है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी डिफरेंट सेंसेस को हम फील करते हैं, हम सेंस करते हैं, उनको इस तरह से हर स्पेसिफिक पॉइंट के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। उसके अलावा जितने भी रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, जितने भी रिसेप्टर ऑर्गन्स मौजूद हैं, हर रिसेप्टर ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड है। यानी कि उसने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस को रिसीव करना है और आगे कैरी करना है ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया तक। आप ये नहीं कह सकते हो कि जो पेन रिसेप्टर्स जिस चीज़ को रिसीव करेंगे उसी चीज़ को, या जो पेन रिसेप्टर्स जो पेन की सेंसेशन को रिसीव कर रहे हैं उसी पेन सेंसेशन को टच या प्रेशर रिसेप्टर्स भी रिसीव कर सकते हैं। नहीं, हर रिसेप्टर ने अपने स्पेसिफिक चेंज या स्टिमुलाई को रिसीव करना है, उसको एक पर्टिकुलर ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया तक आगे कन्वे या कैरी करके लेके जाना होता है। उसके अलावा आपकी बुक में जो येलो बॉक्स गिवन है वो बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स की बेस पे है कि मैकेनिकल कंडीशंस जो होती हैं हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की, उनको बहुत सारे रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टमक वॉल के रिसेप्टर्स की एग्जांपल दी गई है। हमारी स्टमक में जो हंगर पैंग्स या जो हंगर अरोयल होती है, यानी कि जो भूख लगती है उसकी वजह से जो आवाज़ आना शुरू होती है, उसमें रिसेप्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, स्टमक वॉल के रिसेप्टर्स जो है वो इस चीज़ में कंसर्न होते हैं। उसी तरह से टेट्रापोड्स में जो कैरोटिड और आयोटिक आर्टरीज हैं उनमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इन स्ट्रेच रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, उनकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करते हैं। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। उसके अलावा कुछ एंडिंग्स मौजूद होती हैं जो ज़्यादा फिशेज़ में देखी जाती हैं, ब्रैंकियल वेसल्स, ठीक है। वो ब्रैंकियल वेसल्स के अंदर जो एंडिंग्स होती हैं वो भी बेसिकली डिटेक्शन का ही काम कर रही होती हैं। वो एंडिंग्स जो हैं वो रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट कर रही होती है कि जो भी चेंज आएगा सराउंडिंग पे या इनसाइड द बॉडी में उसको डिटेक्ट करेंगी वो।
उसके अलावा स्किन में जो सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उनकी वर्किंग डिस्कस की गई है। यानी कि स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं दे आर कंसर्न विद एटलीस्ट 5 डिफरेंट सेंसेस। कौन कौन सी 5 डिफरेंट सेंसेस हैं? दीज आर टच, प्रेशर, हाई और लो टेम्परेचर, इनकी हीट एंड कोल्ड, और उसके अलावा पेन। ये सेंसेशंस जो है, इन सेंसेशंस को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? बाय 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन कौन सी हैं? वो जो मॉडिफाइड सेंसरी न्यूरॉन्स होंगी, या तो उनमें नेकेड नर्व एंडिंग्स होंगी जैसे टच और पेन रिसेप्टर्स के लिहाज से होती हैं, या वो स्पेशलाइज सेलुलर कॉप्सूल्स होंगी जैसे कि प्रेशर के लिहाज से हो सकती हैं, हीट के लिहाज से हो सकती हैं, या कोल्ड रिसेप्टर्स के लिहाज से हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे जो 3 डिफरेंट टाइप्स की मॉडिफाइड सेंसरी न्यूरॉन्स की टाइप्स हैं, अगर हम उनकी नेमिंग करें तो वो कुछ इस तरह से हैं कि नेकेड और फ्री नर्व एंडिंग्स की फॉर्म में होती हैं, मिजनस कॉप्सूल्स हैं, और पेसिनियन कॉप्सूल्स पेकिनियन कॉप्सूल्स हैं। तो नेकेड और नर्व फ्री एंडिंग फ्री नर्व एंडिंग्स क्या हैं? दीज आर टच एंड पेन रिसेप्टर्स के लिए होती हैं ये। इनमें अगर आप अपनी बुक पे फर्स्ट पॉइंट देखें तो आपके हेयर्स की बेस पे जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं दीज आर नेकेड और फ्री नर्व एंडिंग्स। ये टच स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इनको हम हेयर एंड ऑर्गन्स का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिजनस कॉप्सूल्स हैं, दीज आर ऑल्सो फॉर टच रिसेप्टर्स। ये इनकैप्सुलेटेड न्यूरॉन एंडिंग्स होती हैं, ये पेपिलाई के अंदर मौजूद होती हैं, पेपिलाई में मौजूद होती हैं जो हमारे फिंगर टिप्स की रिजिस तक एक्सटेंड हुई हुई होती हैं। पेपिलाई आप कह सकते हो लाइक आउटग्रोथ हो सकती है, या हमारी स्किन लेयर में एक उभरी हुई सी जगह हो सकती है, स्किन की लेयर्स में हो सकती है, ठीक है, उभरी हुई जगह जिसको आप कह सकते हो। उसके बाद पेकिनियन कॉप्सूल्स हैं, ये हमारी बॉडी में डीप पोर्शन में, डीप एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। ये डीप प्रेशर स्टिमुलस जो है उसको रिसीव करते हैं। लाइक मिजनस कॉप्सूल्स, पेकिनियन कॉप्सूल्स और ऑल्सो इनकैप्सुलेटेड न्यूरॉन एंडिंग्स, जो बेसिकली हमारे लिम्स में जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो वाइब्रेशन का सेंस होता है उसको फील करने के लिए, उस सेंस को एक्सपीरियंस या सेंस करने के लिए हमारे लिम्स में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल दी गई है कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स ग्राउंड में जो वाइब्रेशन होती है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसकी रीज़न ये है कि उनके जॉइंट्स में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इसलिए जब ग्राउंड में वाइब्रेशन होती है तो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ग्राउंड की जो वाइब्रेशन है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स इन देयर जॉइंट्स। कोशिश की थी बेटा कि आपकी बुक वाली ही इमेज लूँ, लेकिन आपकी बुक वाली इमेज प्रॉपरली मुझे नहीं मिल सकी, इसलिए ये इमेज ऐड की है। आपकी बुक पे जो 3 नेमिंग दी हुई हैं, डायग्राम्स यहाँ दिखाई गई हैं नर्व एंडिंग्स की या सेंसरी रिसेप्टर्स की, बेटा आपने वही डायग्राम्स करनी है। जैसे एक मिजनस कॉप्सूल्स की है, ठीक है, उसके बाद ये पेकिनियन कॉप्सूल्स जो हमारे आप कह सकते हो जो टच या प्रेशर रिसेप्टर्स के लिहाज से होती है। उसके अलावा दीज आर द फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है। तो आपने मेनली यही करनी है, बाकी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आप इन बाकी नर्व एंडिंग्स के नेम नहीं याद करोगे। हाँ, अगर आप डायग्राम बनाना चाहो इनके साथ तो आप बना सकते हो, ठीक है। आप मिजनस के साथ ये वाली बना सकते हो, आपने पेकिनियन के साथ बनानी है तो आप ये बना दो, फ्री नर्व एंडिंग्स की बनानी है तो आप ये बना सकते हो। उसके बाद जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की, उनकी अबंडेंस कैसी है। जितने भी हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस है रिसेप्टर्स की वो डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बेस पर अगर देखें तो लाइक पेन रिसेप्टर्स जो हैं उनके बारे में कहा जाता है दे आर नियरली 27 टाइम्स मोर अबंडेंट इन आवर बॉडी देन कोल्ड रिसेप्टर्स। यानी कि कोल्ड रिसेप्टर्स की निस्बत पेन रिसेप्टर्स जो है वो 27 टाइम्स ज़्यादा मौजूद है। उसी तरह से कोल्ड रिसेप्टर्स जो हैं वो हीट रिसेप्टर्स की निस्बत 10 टाइम्स ज़्यादा मौजूद है। तो इट मीन्स के रिसेप्टर्स की अबंडेंस जो है वो डिफरेंट है, कोई बहुत ज़्यादा है, कुछ बहुत ज़्यादा है तो कुछ बहुत कम है। उसी तरह से रिसेप्टर्स जो है अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बात करें तो हमारी पूरी बॉडी सरफेस पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इवनली नहीं है, दे आर अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे टच रिसेप्टर्स जो हैं वो फिंगर टिप्स में ज़्यादा देखे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज इन द स्किन ऑफ द बैक्स, ठीक है। या बाकी बॉडी पार्ट्स के निस्बत टच रिसेप्टर्स जो है वो फिंगर टिप्स पे ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इनकी अबंडेंस जो है रिसेप्टर्स की ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अबंडेंस भी वेरी करती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी इनकी इवनली नहीं होती है। उसके बाद आपकी बुक में एक छोटा सा यहाँ पे बेटा पैराग्राफ दिया हुआ है। ये पैराग्राफ आपने किस चीज़ के लिए करना है, पाथवे बताना है नर्व इम्पल्स का। पाथवे के लिहाज से अगर हम बात करें तो स्टिमुलस की जो इंटेंसिटी होती है वो जब वो रिसीव की जाती है, ठीक है, जो स्टिमुलस रिसीव होता है उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो ट्रांसमिट होती है रिपीटेड इम्पल्सिस की फॉर्म में,
ठीक है, आपकी बुक पे पेज नंबर 59 पे जो येलो बॉक्स गिवन है उसके साथ ही 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, इनको अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो स्टिमुलस रिसीव होता है उसकी इंटेंसिटी रिपीटेड इम्पल्सेस की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है या एक से ज़्यादा नर्व फाइबर्स जो है उस इम्पल्स को हमारे ब्रेन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। तो ये इम्पल्स मूव कैसे करता है या स्टिमुलस जो है वो रिसीव कैसे होता है और आगे वो इम्पल्स की फॉर्म में कैसे मूव करता है, उसका एक सिंपल सा पाथवे आपकी बुक पे गिवन है। मैंने इसको स्केच आउट किया है, बट आप इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। स्टिमुलस जो कि इम्पल्स की फॉर्म में आगे ट्रांसमिट होता है, स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है? स्टिमुलस को सबसे पहले रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स जो कि हमारे स्किन में मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर्स उस चेंज को इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करेंगे, पास ऑन करेंगे आगे सेंसरी न्यूरॉन्स को। सेंसरी न्यूरॉन्स ने आगे उस इम्पल्स को या उस मैसेज को या जो चेंज उनको मिला है, जो जिस मैसेज को उन्होंने रिसीव किया है, उसको आगे ट्रांसमिट करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं, इंटर या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो हैं उनको ट्रांसमिट करेंगे। इंटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स आगे फर्दर क्या काम करते हैं? दे बेसिकली ट्रांसमिट दैट इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में लोकेटेड होती है, यानी कि वो मैसेज जो रिसेप्टर्स ने चेंज के लिहाज से, चेंज की वजह से रिसीव किया था, जिस चेंज को मैसेज की फॉर्म में रिसीव किया था, वो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी से इंटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स से मोटर न्यूरॉन्स के जरिए होते हुए मसल्स तक, ग्लैंड्स तक यानी कि इफेक्टर्स तक ट्रांसमिट होता है। तो इट मीन्स के इफेक्टर्स क्या काम करेंगे कि जो यहाँ पे चेंज नज़र आया है, जो चेंज या जो स्टिमुलस रिसेप्टर्स ने रिसीव किया था, उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, उस पर एक्ट कैसे करना है, या क्या एक्शन देना है, वो इफेक्टर्स यानी कि मसल्स और ग्लैंड्स बताते हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पाथ हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि नर्व इम्पल्स कैसे मूव करती है। स्टिमुलस रिसेप्टर्स, स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलस रिसीव करते हैं, जो कि बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स की एंडिंग्स ही होंगी। तो वो स्टिमुलस सेंसरी न्यूरॉन्स तक भेजा जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन्स से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटर या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स मौजूद हैं वहाँ तक इम्पल्स आएगा। फिर वहाँ से इम्पल्स जो है वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इफेक्टर्स तक पहुँचाया जाता है। इफेक्टर्स यानी कि मसल्स और ग्लैंड्स, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स नज़र आता है यानी कि एक्शन होता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज़ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का के चीफ स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि आप सेल की बात करते हो कि एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो है लाइफ का वो सेल है, उसी तरह से नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स में आपके पास एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है न्यूरोग्लिया। ठीक है, ये न्यूरोग्लिया जो है ये एक इंपॉर्टेंट करने के शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बेस पे इसके बारे में पूछा जाता है कि हायर एनिमल्स में यानी कि इंक्लूडिंग ह्यूमंस में कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के आधे से तकरीबन आधा पोर्शन बनाते हैं। ठीक है, दीज सेल्स बेसिकली मेकअप एज मच एज हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ हायर एनिमल्स और ह्यूमंस। इनको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। ये सेल्स, इनको इट्स अ काइंड ऑफ ग्लियल सेल्स भी आप इन्हें कह सकते हो। न्यूरोग्लिया सेल्स जो हैं या न्यूरोग्लिया जो है ये वो सेल्स हैं जो न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाय फॉर्मिंग मेलियन शीथ। मेलियन शीथ इट्स अ लिपिड कंटेनिंग कंपाउंड शीथ जो न्यूरॉन को या न्यूरॉन के एक्सॉन पोर्शन जो होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। तो न्यूरोग्लिया किन में प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स यानी कि लाइक ह्यूमंस, और उसके अलावा नर्वस सिस्टम का तकरीबन आप कह सकते हैं एज मच एज हाफ सिस्टम जो बनता है, नर्वस सिस्टम जो बनता है वो न्यूरोग्लिया से बनता है। ठीक है, फंक्शन आपको बता दिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करेगा बाय फॉर्मिंग मेलियन शीथ। न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स में न्यूरॉन्स के 3 फंक्शनल टाइप्स हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, एक मोटर न्यूरॉन्स हैं और एक एसोसिएटिव या इंटरमीडिएट या इनको हम रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं। एक न्यूरॉन के बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें एक है सेल बॉडी और एक है फाइबर्स। पार्ट्स को डिस्कस करने से पहले न्यूरॉन्स की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स को जिस मेन पॉइंट बताऊंगी। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है? ये जो मैसेज या इम्पल्स आता है, जैसे अभी हमने पीछे पाथवे में देखा, जो रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस या मैसेज या इम्पल्स रिसीव करना है, उस मैसेज को यानी कि उस इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस तक, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस तक सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएंगी। मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं? मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इम्पल्स जो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर उसको इफेक्टर्स तक लेके जाएंगी। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो सिंगल एक फाइबर की फॉर्म में भी हो सकती हैं या छोटी छोटी ब्रांचेस भी हो सकती हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं इनमें लंबे लंबे एक्सॉन्स होते हैं और ये कुछ माइलिनेटेड होती हैं, कुछ माइलिनेटेड नहीं भी होती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है जो हम डिफरेंट कैटेगरीज देखते हैं उसके लिहाज से।
उसके बाद लास्ट थर्ड वन जो है एसोसिएटिव और इंटरमीडिएट। एसोसिएटिव और इंटरमीडिएट का काम क्या है, दे बेसिकली कंडक्ट मैसेज, ये मैसेज कंडक्ट करवाते हैं सेंसरी से मैसेज लेकर मोटर न्यूरॉन तक जो मैसेज जा रहा है। सेंसरी ने मैसेज लिया था रिसेप्टर से, जो उसने लेके जाना है ब्रेन के पास, ठीक है। ब्रेन से मैसेज आगे जाना है न्यूरॉन के मोटर न्यूरॉन्स के पास। तो सेंसरी से ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं यानी कि इंटरमीडिएट या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो हैं, सेंसरी ने वो मैसेज उनको देना है। इंटर न्यूरॉन्स ने आगे वो मैसेज ब्रेन से लेकर जाना है मोटर न्यूरॉन्स के पास, मोटर न्यूरॉन्स आगे इफेक्टर्स तक लेकर जाती हैं। तो इसमें आपने सेम वही पॉइंट बताना है जो भी हमने पीछे पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स में स्टडी किया था। बेटा आपके बुक पे डायग्राम गिवन है न्यूरॉन के नीचे, पिंक कैप्शन काफ़ी डिटेल में इसमें लिखा हुआ है। ये वेकेशंस के बाद आपको करवाऊंगी, क्योंकि अभी आप जिस बेसिक जो इसकी कह रहे हैं अपने न्यूरॉन्स के लॉन्ग के लिहाज से तैयार करना है, आप उसको तैयार करो। तो वो जो पिंक कैप्शन आपके बुक पे गिवन है पेज नंबर 60 पे, वो भी आपने नहीं करना, उसको डिटेल में मैं खुद बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। आपके सामने दो डायग्राम्स हैं, दोनों में से जोन सी डायग्राम बेटा आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूरॉन की दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी और दूसरा उसका जिसका हम नाम देते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट्स की बेस पे फाइबर्स, ठीक है। तो सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स एक्सॉन या फाइबर्स में कौन कौन सी चेंजेस या कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे आप देख लें कि एक न्यूरॉन के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को आप मेनली हाईलाइट करते हो। सेल बॉडी की बेस पे बात करें तो सेल बॉडी में आपने बताना है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होते हैं और नीजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको हम नीजल्स ग्रैन्यूल नीजल्स बॉडीज होते हैं जो जिनको हम ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फाइबर्स हैं उसमें कौन कौन सा पोर्शन है, उसमें आपके पास ये एक डेंड्रॉइड आएगा, ठीक है, जिसको डेंड्रॉन कहेंगे। अगर एक है, एक से ज़्यादा है, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं तो डेंड्राइड्स, और साथ उसमें आता है एक्सॉन। उसके बाद कुछ यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट्स पे आप कह सकते हो कि आपने कुछ बेसिक चीज़ें बतानी है। एक माइलोनेथिक शीट जिसने इस न्यूरॉन को कवर किया हुआ होगा, लिपिड की बनी हुई होती शीट है। उसके बाद नोड ऑफ फ्रैनवेयर, यहाँ पे ये नेक्स्ट साइनैप्स और नर्व इम्पल्स में इसका कॉन्सेप्ट आएगा, हम इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्क्वान सेल्स, ये जिस साइंटिस्ट ने बेसिकली इन सेल्स के बारे में बताया था या डिस्कवर किया था न्यूरॉन्स के पार्ट्स को, उसकी बेस पर उसका नाम दिया गया। तो नोड ऑफ फ्रैनवेयर और स्क्वान सेल्स को हम डिटेल में आगे नर्व इम्पल्स की बेस पे डिस्कस करेंगे। अभी आप बेसिक न्यूरॉन के दो पार्ट्स देखोगे, दैट इज सेल बॉडी और फाइबर्स। सेल बॉडी क्या चीज़ है, सेल बॉडी को आप सोमा भी कह सकते हो, बिकॉज बॉडी के लिए टेक्निकल टर्म जो यूज़ होती है वो सोमा है। तो न्यूरॉन में सेल बॉडी या सोमा प्रेजेंट होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस और कुछ ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं जो उस सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। सेल बॉडी का मेन काम क्या है, सेल का जो मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है वो सेल बॉडी ही है, ठीक है। जिस भी मटेरियल की बायोसिंथेसिस होनी है वो सेल बॉडी ने ही करनी है। और वो बायोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है या न्यूरॉन्स की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। एक मेच्योर न्यूरॉन जो है वो डिवाइड नहीं हो सकती, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था माइटोसिस में या इंटरफेस में हमने बताया था कि आई के सेल्स जो हैं और जो नर्व सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं। वो एक बार डिवाइड हो जाए तो उसके बाद वो डिवाइड नहीं होते, वो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार डिवाइड होते हैं। तो एक मेच्योर न्यूरॉन, यहाँ पे न्यूरॉन का वर्ड मिसिंग है, सॉरी फॉर दैट। एक मेच्योर न्यूरॉन एक बार जब डिवाइड हो जाए तो उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकती। तो नर्व सेल के अंदर या न्यूरॉन सेल के अंदर जितने भी मटेरियल्स की बायोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है वो सेल बॉडी ही करवाती है। ये वो मटेरियल है जो न्यूरॉन की मेंटेनेंस के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा सेल बॉडी के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं नेसल्स ग्रैन्यूल। ये सेल बॉडी के अंदर होते हैं लेकिन एक्सॉन या डेंड्रॉन के अंदर नहीं होते हैं। दीज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी एपरेटस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये मटेरियल डिफरेंट मटेरियल्स की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक स्पेशली क्योंकि राइबोसोम्स हैं तो ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। वो प्रोटीन्स जो न्यूरॉन्स को या नर्व सेल्स को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए उस वक्त रिक्वायर्ड होंगी जिस टाइम पे वो इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजेंगे। उसके बाद है फाइबर्स प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि सेल बॉडी से अराइज करते हैं। इसमें दो प्रोसेसेस बताए गए हैं, दो टाइप्स बताए गए हैं, एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। डेंड्राइट्स वो पोर्शन है जो इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर आएगी और एक्सॉन वो पोर्शन है जो इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे लेकर जाएगी,
ठीक है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ये सेल बॉडी है तो यहाँ पे आपने कहा कि ये डेंड्रॉइड्स हैं, ये आपने कहा कि ये एक्सॉन है, तो यहाँ पे डेंड्रॉइड्स जो मैसेज लेकर आएंगी, जो ब्रांचेस मैसेज लेकर आ रहे हैं, जो फाइबर्स मैसेज सेल बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं, दोज विल बी डेंड्रॉइड्स। और वो जो मैसेज सेल बॉडी से अवे यानी कि उससे हटा दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, दैट विल बी एक्सॉन। डेंड्राइड्स अगर एक सिंगल फाइबर की फॉर्म में मौजूद है तो आप उसको डेंड्रॉन कहोगे। अगर छोटी छोटी ब्रांचेज हैं फाइबर्स की जो स्पाइनी लुक देती हैं, एक ट्री लाइक लुक देती हैं, उनको आप डेंड्राइड्स कहते हो। एक्सॉन की लेंथ कुछ न्यूरॉन्स में 1 मीटर भी होती है, कुछ में 1 मीटर से ज़्यादा भी लंबे होते हैं। एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। न्यूरॉन का जो एक्सोप्लाज्म है वो होता है साइटोप्लाज्म। तो एक्सॉन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स या कह लेंगे न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म यानी कि एक्सोप्लाज्म के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा का पूरा जो इसका कह लें कि साइटोप्लाज्म पोर्शन होगा, इस सारे साइटोप्लाज्म पोर्शन के अंदर ये सब कुछ मौजूद होता है। उसके बाद थर्ड वन जो कि नर्वस सिस्टम का एक एलिमेंट है, दैट इज़ इफेक्टर्स। इफेक्टर्स ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इम्पल्स की वजह से स्टिमुलेट होते हैं और स्टिमुलेट होने के बाद ये रिस्पॉन्स करते हैं। इफेक्टर्स तक जो मैसेज आता है वो मोटर न्यूरॉन से आता है। अब थोड़ा सा अगर आप इसको अपना चैप्टर नंबर 16 के मसल कॉन्ट्रैक्शन के टॉपिक को, थोड़ा सा लेक्चर को अगर थोड़ा सा रिवाइज करो या थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो तो उसमें हमने यही पॉइंट पढ़ा था, कंट्रोलिंग इंट्रैक्शन जो किया था हमने इसका मायोसिन और एक्टिन का, तो उसमें हमने यही बताया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जब इनिशिएट होती है इम्पल्स आने की वजह से, वो इम्पल्स जो एक सिंगल मोटर न्यूरॉन से आती है, तो इट मीन्स के मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इम्पल्स आएगी इफेक्टर्स तक, ठीक है। और इफेक्टर्स क्या करेंगे, उस इम्पल्स की वजह से स्टिमुलेट होंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। तो प्रिंसिपल इफेक्टर्स हमारी बॉडी में कौन से हैं, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए या कॉन्ट्रैक्ट करके रिस्पॉन्स करते हैं, और दूसरे हैं ग्लैंड्स जो सिक्रीशंस मतलब हार्मोन, डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ जूसेस को स्क्रीट आउट करके तो जो चेंज आ रहा है, जो स्टिमुलस या इम्पल्स मिल रही है, उसको रिस्पॉन्स करते हैं। इफेक्टर्स के बाद यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। डिफरेंस भी आ सकता है इसका। रिफ्लेक्स आर्क नर्व इम्पल्स का पाथवे है जो एक इन्वॉलंटरी एक्शन के टाइम पे बनता है या जनरेट होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इट्स द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स जो ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन कहने के एक रास्ता बनता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है। आपको मैसेज रिसीव हुआ है, अब उस मैसेज को आगे नहीं भेजना है या भेजना है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इट मीन्स कि जो मैसेज है, इम्पल्स आगे जा रही है, जिस फॉर्म में भी जा रही है, वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा, नर्व इम्पल्स का एक पाथवे जो बनता है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, दैट विल बी रिफ्लेक्स आर्क। और जबकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन। तो स्टिमुलस की डायरेक्शन कहाँ से होती है, अगेन रिपीटिंग और रिवाइजिंग द सेम पॉइंट दैट द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स, कि स्टिमुलस जो है वो रिसेप्टर्स के जरिए, रिसेप्टर्स से होकर जाएगा सेंसरी न्यूरॉन के पास, जिनको हम एफेरेंट भी कह सकते हैं क्योंकि ये मैसेज लेकर आ रही है, ठीक है। और सेंसरी न्यूरॉन से वो जाता है एसोसिएटिव न्यूरॉन के पास, यानी कि हमारा जो मेन सेंटर है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, और वहाँ से फिर मोटर न्यूरॉन से होते हुए जाएगा इफेक्टर्स के पास। तो यहाँ पे अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद करो तो उसमें हमने एक एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल का नाम पढ़ा था। एफरेंट हमने कहा था जो ब्लड लेकर आएगी, ठीक है, और इफरेंट का हमने बताया था वो वेसल जो ब्लड को फिल्ट्रेट होने के बाद निकाल के ले जाती है। तो एफरेंट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टर्म, इट मीन्स ये मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन जो है, ये वो न्यूरॉन्स हैं जो मैसेज लेकर आएंगी ब्रेन के पास, ठीक है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स को हमने कहा इफरेंट है। इफरेंट क्यों, क्योंकि ये ब्रेन से मैसेज लेकर जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्स आर्क बनता है उसको आप याद रखने के लिए मैंने आपके पास एक सीक्वेंस यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि रेस फॉर्म्स द रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अब ये रेस क्या है, रेस मतलब रिसेप्टर्स, आर फॉर रिसेप्टर्स, ए फॉर एफेरेंट यानी कि वो न्यूरॉन्स जो मैसेज लेकर आएंगी, सी फॉर सेंटर यानी कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ई फॉर इफेरेंट यानी कि वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन से मैसेज लेकर जाएंगी, एंड द सेकेंड ई इज़ फॉर इफेक्टर्स यानी कि मसल्स और ग्लैंड्स वगैरह। अब रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन के लिहाज से आपकी बुक पे एक डायग्राम गिवन है, मैंने बुक वाली इमेज ही शेयर की है ताकि आपको समझ आ जाए। रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे बेसिकली बताया गया, ये सिंपल सा पेन विथड्रॉल पाथवे है। जैसे एक निडल को अगर आप टच करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे पेन रिसेप्टर्स जो है, पेन रिसेप्टर एंडिंग्स जो हैं, वो निडल की को चुभने की वजह से जो आपको दर्द महसूस होगा उसको सेंस करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पेन रिसेप्टर एंडिंग्स जो है, इनके साथ बेसिकली किसकी एंडिंग्स हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स की एंडिंग्स हैं।
सेंस यहाँ पे जो स्टिमुलस आप रिसीव करोगे वो सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ जाएगा ब्रेन के पास, ठीक है। यानी कि आपने जो नंबर 1 पॉइंट पे आप देखें यहाँ पे जो आपने चीज़ सेंस की है उसको कौन सी चीज़ रिसीव करेगी, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स से वो चीज़ होती हुई जाएगी एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के पास। वो कहाँ पे मौजूद है, वो न्यूरॉन्स मौजूद हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स को जो मैसेज यानी कि ब्रेन को जो मैसेज मिला है वो आगे मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से होकर कहाँ पर आएगा, मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से होकर वो आएगा इफेक्टर्स यानी कि मसल्स के पास, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, जब पिन चुभती है तो आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि दर्द महसूस होता है। तो इसको हम बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्लास आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया है। आपने इफेक्टर्स को और रिसेप्टर्स को डिफरेंस के तौर पे भी याद करना है, रिसेप्टर्स और न्यूरॉन्स को लॉन्ग के तौर पे भी तैयार करना है, ठीक है बच्चों। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।